आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में रीट परीक्षा की तिथि घोषित, 31,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा कि रीट की परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को आयोजित होगी। वही रीट परीक्षा के जरिए राज्य में 31,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। वही बहुत जल्द ही रीट का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार ने 2 साल के सफल कार्यकाल पर प्रदेश के लाखों युवाओं को राहत देते हुए 31,000 पदों पर रीट परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को कराने की घोषणा की है। वही सभी युवाओं को उन्होंने बधाई भी दी है। इससे पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में विभिन्न वर्गों के पासिंग मार्क्स में रियायत देने का भी ऐलान किया है। वही कई वर्गों में पात्रता अंकों में छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5% से लेकर 20% तक अंकों की रियायत मिलेगी। अब कुछ ही दिनों में रीट नोटिफिकेशन 2020 भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रीट की पात्रता के लिए 60% मार्क्स अनिवार्य है। नए आदेशों के मुताबिक सामान्य वर्ग के लिए पात्रता अंक 60%, एसटी के लिए यहाँ पर 55% और एसटी के लिए 36% तय किए गए हैं। वही SC, ST, OBC और MBC वर्ग के लिए यहाँ पर पात्रता अंक 55% निर्धारित किए गए हैं। इससे पहले 2015-2017 में भी हुई रीट के सभी वर्गों के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए कम से कम 60% अंक प्राप्त करने जरूरी थे। वही रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि यहाँ पर रहेगी। इससे पहले भी रीट की पात्रता 3 वर्षों के लिए ही रही है। 2015 से पहले इसकी वैधता 7 साल की थी। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को दी है 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत का किसान अब किसी मायने में पिछड़ा नहीं रह सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों के बैंक खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वही पीएम मोदी ने ओला और बारिश से भारी नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते समय में ओले गिरने से मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान हुआ है। मैं उन किसानों का दुख को समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी मेहनत की फसल को खराब होते उन्होंने देखा है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 80-35 लाख किसानों के बैंक खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, इंडियन रेलवे की तरह एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट में भी लगेगा आधा किराया। कोरोना काल में एक तरफ एयरलाइन कंपनियां आर्थिक तंगी से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम से दोनों को फायदा मिलेगा। जहां हवाई से यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वहीं सीनियर सिटीजन को छूट मिलने से उनके हवाई जहाज का सफर का सपना भी पूरा होगा। आपको बता दें कि स्कीम में सीनियर सिटीजन अब बेस फेयर में आधी दर पर टिकट बुक कर सकते हैं। ये स्कीम केवल डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए लागू होगी। वही साथ ही 60 साल से अधिक उम्र पार कर चुके लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। वही एयर इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन भारत के नागरिक होना चाहिए। वही यात्रा करने के दिन उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। वही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक संभावित एयरलाइन सर्विस में एयरलाइन ईंधन शुल्क और कॉमन यूजर टर्मिनल की फी और पैसेंजर सर्विस फीस और एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस जैसे तमाम शुल्क भी इसमें शामिल होते हैं। वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक यात्रा में छूट पाने के लिए सीनियर सिटीजन को एक फोटो आईडी की जरूरत है। इसमें उनकी जन्मतिथि लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एयर इंडिया द्वारा जारी की गए सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड दिखाकर वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। वही खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। भारत में होने वाले 2023 क्रिकेट विश्व कप को 6 महीने के लिए कर दिया गया है स्थगित। ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2023 संस्करण के ICC क्रिकेट विश्व कप को 6 महीने से अधिक समय तक स्थगित करने का फैसला किया है, ताकि फरवरी-मार्च के बजाय अक्टूबर और नवंबर महीने में इसकी मेजबानी की जा सके। ये निर्णय योग्यता प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और ICC को कुछ समय के लिए उन खेलों के संचालन के लिए अनुमति देने के लिए लिया गया है जो चल रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण क्रिकेट गतिविधियों में अचानक रोक के कारण पुनः निर्धारित किया जाना थे। वही विश्व कप सुपर लीग ICC द्वारा एक
यहाँ पर आईसीसी द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में क्रिकेट देशों के बीच द्विपक्षीय 50 ओवर के खेल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल है। यह 2 साल की लंबी प्रतियोगिता है जो उन देशों को तय करने में मदद करेगी जो 2023 में मेगा इवेंट में हिस्सा लेंगे। पबजी पर मोदी सरकार ने पहली बार तोड़ी है चुप्पी। पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च होने का भारत में काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद के चलते इस गेम पर बैन लगा दिया था। तभी से पबजी मोबाइल इंडिया भारत में शानदार वापसी की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने पिछले दिनों यहाँ पर बैटल रॉयल गेम टीजर भी यहाँ पर जारी किया था, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह गेम जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी तक यह गेम भारत में लॉन्च नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पबजी मोबाइल की भारत में लॉन्चिंग की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक आरटीआई को जवाब देते हुए साफ किया है कि यह गेम आखिर कब तक भारत में लॉन्च होगा। वहीं पबजी की लॉन्चिंग को लेकर 30 नवंबर को एक आरटीआई यहाँ पर लगाई गई थी, जिसका जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि पबजी के लॉन्चिंग को लेकर सरकार ने अभी कोई अनुमति यहाँ पर नहीं दी है। ऐसे में इस साल पबजी के लॉन्च होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पबजी मोबाइल इंडिया को मार्च 2021 से पहले भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि अभी तक कंपनी ने इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की है। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पबजी के इस भारतीय वर्जन को नवंबर या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वही पबजी मोबाइल इंडिया गेम को लेकर एक दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि कंपनी ने भारत में इस गेम को ग्रेड बनाने के लिए इस बार 6 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की है। इसमें प्लेयर्स की सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की होगी, जो इनाम के तौर पर दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ये राशि टियर 1 टीम के लिए निर्धारित की गई है। वही पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी क्रॉपटॉन आईएनसी ने भारत में $100 मिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। यह निवेश लोकल वीडियो गेम्स, ई स्पोर्ट्स, मनोरंजन और आईटी इंडस्ट्री में किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी भारत में 100 कर्मचारियों को हायरिंग भी करेगी। वहीं पबजी कॉर्पोरेशन के मुताबिक गेम का नया वर्जन डाटा सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से फॉलो करेगा। इंस्टाग्राम ने 2 नए फीचर्स को किया है रोल आउट। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मिलेगी मदद। फेसबुक और ट्विटर के बाद अब इंस्टाग्राम की तरफ से भी शुक्रवार को 2 नए फीचर्स रोल आउट करने का ऐलान किया गया है, जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होंगे। इंस्टाग्राम के दोनों फीचर्स अपने प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 की गलत खबरों को फैलाने से रोकने में मदद करेंगे। कंपनी ने ऐलान किया है कि ज्यादातर देशों में कोविड-19 के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। इंस्टाग्राम का नया नोटिफिकेशन फीचर यूजर्स को कोरोना वायरस की सूचनाओं से अपडेट रखेगा। वह इंस्टाग्राम की तरफ से कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को भरोसेमंद स्रोत से उपलब्ध कराया जाएगा। वही कोरोना वायरस के इन खबरों को इंस्टाग्राम यूजर्स को सीधा पहुंचाया जाएगा। वही इंस्टाग्राम ने कहा है कि पहले जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा था, वहां के लोगों को इंस्टाग्राम के जरिए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जाएगी। वही इंस्टाग्राम फीड के टॉप पर ये सब जानकारी दिखेगी। वही इन जानकारी में WHO, फिर लोकल काउंटर पार्ट्स और हेल्थ अथॉरिटी जैसे CDS से उपलब्ध कराई गई जानकारी इसमें दी जाएगी। साथ ही दूसरे फीचर्स में कोविड-19 की गलत जानकारियों को हटाने का काम भी किया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन या फिर कोविड-19 के सर्च तौर पर उपलब्ध रहती है। वही इंस्टाग्राम यूजर्स को भरोसेमंद सोर्स से कोविड-19 की जानकारी उपलब्ध कराने में पूरी मदद मिलेगी। वह इंस्टाग्राम का दावा है कि अगले हफ्ते से कोविड-19 से जुड़ी फर्जी खबरों की लेबलिंग की जाएगी। इस काम में टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन रिसोर्स की मदद भी ली जाएगी। 3 दिन की तेजी के बाद धड़ाम हुआ है सोना चांदी के भाव में आई है गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। हफ्ते के आखिर दिन के कारोबार में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों में सोने के दाम में आई तेजी, लेकिन 18 दिसंबर को सोने की कीमत में फिर यहाँ पर गिरावट आने लगी है। शुक्रवार को सोना चांदी दोनों एक बार फिर सस्ते होने लगे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमत 0.24% की गिरावट में आई है। वही चांदी के भाव में भी 0.16% की गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। शुक्रवार को सोने की कीमत फिर से लुढ़क गई, सोना एक बार फिर सस्ता हो गया। वही सोने के भाव में शुक्रवार को 0.24% की गिरावट आई है और MCX पर सोना लुढ़क कर 50,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही चांदी की कीमत पर नजर डालें तो शुक्रवार को चांदी की कीमत में भी 0.60% की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद यह भी गिरकर 67,882 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वही पहले
पहले 3 दिन में सोने की वायदा कीमतों में 0.5% की यहाँ पर तेजी आई थी। हालांकि शुक्रवार को सोने की कीमत में नरमी देखने को मिली है। दरियाल बाजार के जानकारों का मानना है कि अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद के साथ साथ कमजोर डॉलर की वजह से सोने की कीमतों में यहाँ पर गिरावट आई है। वही बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक MCX पर सोने का सपोर्ट प्राइस 49,720 रुपए है। शुक्रवार को फरवरी 2021 वाले में डिलीवरी वाले सोने की कीमत यहाँ पर 0.23% की नरमी में आई है। यह गिरकर 50,276 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था, जबकि अप्रैल 2021 में डिलीवरी वाले सोने की कीमत गिरकर 50,339 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट जारी। एक दिन में भारत में मिले हैं 22,889 मामले। देश में कोरोना वायरस के नए मामले में बीते दिन के मुकाबले यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक दिन के भीतर कोविड-19 के 22,889 नए मामले सामने आए, जिसके बाद भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,79,747 हो गई है। वहीं एक दिन के अंदर भारत में 338 लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। इसके बाद भारत में कुल मृतकों की संख्या 1,44,789 हो गई है। अब सक्रिय मामलों की संख्या भारत में 3,13,821 हो गई है। एक दिन के भीतर 31,087 लोग रिकवर हुए हैं। इसके बाद रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भारत में 55,20,827 हो गई है। देश में कुल मामलों की संख्या अब 1 करोड़ के करीब हो गई है। वही मृत्यु दर 1.45% यहाँ पर बनी हुई है। वही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 15,79,18,746 यहाँ पर सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11,13,406 की सैंपल टेस्टिंग कल की गई थी। वही स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में रिकवरी कुल दैनिक मामलों में 52% मामले 5 राज्यों में मिल रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में दर्ज किए गए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन के भीतर 1,363 नए मामले दर्ज हुए हैं। 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2351 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 6,13,357 हो गई है और मृतकों की कुल संख्या यहाँ पर 10,182 हो गई है। केरल की बात करें तो यहाँ एक दिन के भीतर कोविड-19 के 4,969 नए मामले यहाँ पर मिले हैं। वहीं 4,970 लोग रिकवर हुए। वही 27 मौत यहाँ पर दर्ज की गई है। यहाँ सक्रिय मामलों की संख्या अब 58,155 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि केरल में अभी तक कुल 2,734 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।